अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो लेसन उठाया है, तो उसमें कल हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जो पढ़ी। आज हम उसी लेसन से केमिकल इक्वेशन जो है और इसके कितने टाइप्स है वही डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। यानी जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि कल हमने देखा, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है विद न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। सो लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब हम उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम उसको वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमने कल देखा, हमने जो एग्जांपल ली थी कल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमने कल एक एग्जांपल लिया था केमिकल रिएक्शन का। तो अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो ज़रूरी है फिर रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में है या प्रोडक्ट साइड में, तो उनको हमें इन द वर्ड फॉर्म नहीं लिखना है, बल्कि हमें इन इस केमिकल इक्वेशन में ये जो कंपाउंड होता है उसकी केमिकल फार्मूला लिखनी है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे उनको उनके सिंबल्स लिखने हैं वहाँ पर। सो जब हम इस चीज़ को वहाँ पे लिखते हैं, यानी एक वर्ड रिएक्शन जो होती है, उस वर्ड रिएक्शन को हम थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करते हैं। यानी हम उस रिएक्शन को ऐसा लिखते हैं कि जैस जहाँ पर एलिमेंट है वहाँ पर एलिमेंट का सिंबल, और जहाँ पर कंपाउंड वहाँ पे उसकी फार्मूला। तो ये एक शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बन गया। इस शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in terms of the symbols and formulas of various substances involved is called a chemical equation। या हम इस chemical equation को ऐसे भी लिख सकते हैं, it is the symbolic representation of chemical reactions in the form of symbols and formula, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side. The first chemical equation was diagrammed by Jean Bugin in 1615। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, अब हम इस केमिकल इक्वेशन को ऐसा डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसा, दिस इज द शॉर्ट हैंड मेथड। वी कैन से अ केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in terms of the symbols and formulas of various these reactants and products are the various substances which are involved in a chemical reaction। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तब कहलाती है जब हम इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूलाज में लिखेंगे। तो ये बात आप याद रखिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, हर कोई केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने किसी केमिकल रिएक्शन को इन द वर्ड फॉर्म लिखा है तो हम उसको केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। लेकिन हर कोई केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को हमने डिफाइन किया जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट वहाँ पे बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। यह है केमिकल इक्वेशन जो है इसकी डेफिनेशन। A chemical equation consists of the chemical formula of the reactants and the chemical formula of the products. The two are separated by an arrow सिंबल। जैसा कि हमने कल केमिकल रिएक्शन में भी देखा, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं विद प्लस साइन बिटवीन देम, और ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो हम उनको भी प्लस साइन, उनके बीच भी प्लस साइन डालते हैं, लेकिन इनको हम राइट साइड में लिखते हैं। और इन दो को जो सेपरेट करता है वो एक एरो हेड होता है विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, जो प्रोडक्ट्स की ओर होता है। और इस सिंबल, एरो का सिंबल यूजुअली हम क्या कहते हैं, it indicates that these substances have been converted into the products, or we can simply say the these yields this product. So this arrow usually we can read it as it yields
and each individual substance's chemical formula is separated by the others by plus sign, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है। और यहाँ पर भी हम इस केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो है केमिकल इक्वेशन की, यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमने लिया है, रिएक्शन किस किस के बीच लिया? दो चीज़ें हमने यहाँ पे ली है, एक है कंपाउंड और एक है एलिमेंट, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम के बीच में जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो जो यहाँ पे है हमारा इन द रिएक्टेंट्स, ये कंपाउंड है, लिहाजा हमें इसकी केमिकल फार्मूला लिखनी है। और ये सोडियम जो है ये एक एलिमेंट है, इसका हमें यहाँ पे सिंबल ही लिखना है, इसी तरह प्रोडक्ट्स में भी। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और जब वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में तब उनके बीच में ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को एक एरो बीच में डालते हैं, और ये जो एरो का हेड होता है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द दिस प्रोडक्ट साइड। The products are always written on right hand side in an equation with a plus sign between them. A chemical equation is the shorthand method of representing chemical reaction. The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. यानी ये जो arrowhead है ये हमें reaction की direction भी दिखाता है, reaction किस direction में proceed होती है। अगर कहीं हमें double arrow मिलेगा, यानी अगर किसी भी reaction में आपको double arrow दिखने को मिलेगा, one arrowhead is pointing towards the product side and the another arrowhead is pointing towards the reactant side, that reaction is reversible reaction, that is reversible reaction। यानी ये जो reactants है वो products में convert होते हैं और वो products again reactants में भी convert हो सकते हैं, तो लिहाजा वहाँ पे double arrow होगा। और ये जो double arrow होगा, एक arrow का head जो होगा, एक arrow की direction होगी product side में और एक की होगी reactant side में। और ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है वर्ड इक्वेशन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं MAGNESIUM प्लस, इसी तरह वर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह जब हमने केमिकल इक्वेशन अब वर्ड इक्वेशन को बना दिया, यानी इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स और दिस फार्मूलाज लिखा है, तब हम इसको कहते हैं सिम्बॉलिक इक्वेशन। तो ये जो वर्ड इक्वेशन है दी हुई है इसकी एग्जाम्पल, और ये जो सिंबॉलिक इक्वेशन है दोनों की एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई है। मिसाल के तौर पे व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये पहला जो दिया है इसमें एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो ये क्या बन गया? ये बन गया यहाँ पे ए वर्ड इक्वेशन। और जो नीचे सिंबल और फार्मूला यानी ये डाला हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ये सिंबॉलिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं या फार्मूला दी है। इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज्ड, इन सेकंड सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने सिंबल्स दिए हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। यानी अब ज़रूरत क्या पड़ गई इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन बनाना। बेसिकली ये जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है, इस इजी वे में इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना, थोड़ा सिंबल्स में डालना या फार्मूला में, तो ये आसान सा हो गया, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबॉलिक फॉर्म में। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन में हमारे दो साइड है, एक रिएक्टेंट साइड है, एक और प्रोडक्ट साइड है। यानी अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है ये दोनों तरफ से हमें बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो हमारा मास जो है रिएक्टेंट साइड में वो उतना ही होना चाहिए जितना हमारा मास प्रोडक्ट साइड में है, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई वहाँ पे जो मास है डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास रिएक्शंस है
वो दो किस्म की होती है। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें दोनों तरफ से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों तरफ से अगर बराबर है, इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसमें अगर दोनों तरफ से ये जो नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं कम, यानी रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है या प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है, तो मान लीजिए आप कि हमारे पास एक तराजू है, तराजू के जो दो साइड है, अगर एक में हमने ज़्यादा मास डाल दिया तो वो जो साइड है वो नीचे आएगा, जो दूसरा साइड है जिसमें कम है वो ऊपर आएगा। लेकिन जब हम दुकान से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उस वक्त देखते हैं जो मास होता है दोनों तराजू के दोनों साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए। इसी तरह ये जो केमिकल रिएक्शन है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें भी ये दोनों साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड से मास बराबर होना चाहिए। अब ये मास बराबर कैसे होगा? ये तभी बराबर होगा जब नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बराबर होंगे। जैसा अगर हमारे पास इस एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक रिएक्टेंट साइड में एक है तो प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक एक ही होना चाहिए। इसी तरह हाइड्रोजन के दो है तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो होने चाहिए, सल्फर का एक है तो वहाँ पर भी सल्फर का एक होना चाहिए, ऑक्सीजन के चार एटम्स हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन के चार होने चाहिए। तब इस केमिकल इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। A balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both sides. For example, zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen. In this equation, number of zinc, hydrogen and sulfate are equal on both sides. So it is a balanced chemical equation. According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. To obey this law, the total mass of elements present in reactants must be equal to the total mass of elements present in products. तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने होंगे तो हमें सिंपली एक टेबल बनाना चाहिए। उस टेबल में जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि हमारे पास ये एग्जांपल में आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये रिएक्टेंट साइड में जब ये प्रोडक्ट बनाएगा, कोई कंपाउंड बनेगा तो वो प्रोडक्ट इन्हीं एलिमेंट से बना होगा। तो हमें रिएक्टेंट साइड में देखना है कि कितने एलिमेंट, जैसा इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एक है, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट तीन है, हाइड्रोजन के दो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दो, ऑक्सीजन का एक है और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में चार है। तो अगर हम दो तरफ से देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम टोटल में देखेंगे, टोटल में यहाँ से कितना आता है, ये टोटल एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन और आयरन का एक, हाइड्रोजन का दो हो गए तीन, ऑक्सीजन का एक हो गए चार। तो अगर इस साइड से भी ये चार हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें काउंट नहीं करने हैं, बल्कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ईच एलिमेंट देखना है। नंबर ऑफ ईच एलिमेंट का मतलब अगर आयरन का रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही होना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि तब हमें ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको सेटिस्फाई करती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है कि वो बैलेंस्ड नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स वेरी करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो हम उस रिएक्शन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास आयरन और वाटर के बीच जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन गया प्लस ये हाइड्रोजन, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है जैसा हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक है और प्रोडक्ट साइड में आयरन के तीन है, हाइड्रोजन के यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी दो ही है। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के चार है और हाइड्रोजन का एक ही है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ एटम्स वेरी होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड। लेकिन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो हमें उस वक्त एक केमिकल इक्वेशन को ज़रूरी बैलेंस करना पड़ता है। तो हम बैलेंस जब करते हैं, बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो हम यूजुअली यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं दैट इज़ द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में सिंपली हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं किसी भी होल नंबर से।
Balancing a chemical equation. To balance the given or any chemical equation following these steps. Follow these steps. हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें इस इक्वेशन को अब बैलेंस करना है, हमें क्या करना है, पहले हमें लिखने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड में कितने हैं ईच एलिमेंट के, और इसी तरह प्रोडक्ट में कितने हैं, और किस में ज़्यादा है किस में कम है। तब हमें फिर शुरू करना है बैलेंस करना। तो सबसे पहला काम जो हम बैलेंस करने में करेंगे, हम इन एलिमेंट्स या इन कंपाउंड्स जो होते हैं, यूजुअली जो कंपाउंड्स होते हैं, हम इनको बॉक्स में क्लोज करके रख देते हैं ताकि जो इनकी फार्मूला है वो फार्मूला चेंज ना हो हमारे बैलेंसिंग की वजह से। यानी कंपाउंड की फार्मूला किसी भी सूरत में चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अगर वाटर की फार्मूला H2O, अगर हमें यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन जो है चार लाने हैं, तो हम यहाँ पे किसी भी सूरत में H2O4 नहीं लिखेंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपली मल्टीपल करते हैं इस पूरे कंपाउंड को किसी भी होल नंबर से, ताकि ये जो हमारा वहाँ से काउंटिंग जो होगी, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो बराबर आ जाएंगे। जैसा हमने यहाँ पे दिखाया, इट इज़ 4 इंटू H2O, 4 इंटू H2O, 4 इंटू H2O, 4 मल्टीपल होता है H को भी और O को भी। जब 4 हम मल्टीपल करते हैं H को, H का जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है वो है 2, तो इस 4 इंटू 2 हो गया, H बन गए अब 8 और ऑक्सीजन बन गया 4। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, H हमारे पास 2 ही है अभी भी, लेकिन O तो बैलेंस हो गए। अब हम इस H को प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में हमारे जो टोटल H बन गए वो बन गए 8। अब प्रोडक्ट साइड में भी हमें इनको 8 बनाना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली हम नीचे जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, हम इस 4 को H के साथ मल्टीपल करेंगे, यानी 4 2s are 8, तो 8H आ गए। तो इस तरह से ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। After that, the number of oxygen and hydrogen atoms becomes equal on both sides. The number of iron is 1 on the left hand side while it is 3 on the right hand side. अब जब हम देखते हैं आयरन का, तो आयरन का भी सेम नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड में नहीं है। तब प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो अगर हम प्रोडक्ट साइड में मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे, फिर से ऑक्सीजन का जो काउंट है वो वेरी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन के यहाँ आयरन के सामने 2 डालें, 3 कुछ भी जो डालेंगे नंबर, तो उस तरह से हमारा आयरन तो चेंज हो गया, लेकिन साथ साथ में ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। लिहाजा हमें आसान यहाँ पे है कि आयरन हमारे सामने अकेला यहाँ पे एज एन एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन इस आयरन के सामने ही कोई होल नंबर डाल देते हैं, तो इससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगी। जैसा अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इस रिएक्शन में, तो अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। तो इक्वेशन बैलेंस होने के बाद ये जो इक्वेशन बनती है ये इस तरह से है, 3Fe प्लस 4 टाइम्स H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2। और ये जो अब केमिकल इक्वेशन है, दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि तराजू के 2 पलटे जो है अब बराबर हो गए, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड से अब बराबर हो गए। अब इनकी जो लेवल है, जैसे हमारे तराजू होती है दुकान में, अब उनके दोनों जो पलटे हैं वो बराबर हो गए। टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, अब हमने देखा ये जो केमिकल इक्वेशन, अब हमने समझ लिया कैसे हम बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को हम थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। वो कैसे, हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होती है इस केमिकल रिएक्शन में, इनका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या ये सॉलिड्स है, क्या ये लिक्विड्स है, क्या ये गैसियस स्टेट में है, या ये एक्वस स्टेट में है। तो अगर ये सॉलिड गैस स्टेट में है तो हम इसके नीचे थोड़ा G लिखेंगे, लिक्विड स्टेट में L, सॉलिड स्टेट में S, और इसी तरह एक्वस स्टेट में इसको हम ये लिख सकते हैं AQ। राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन किस कंडीशन में, द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो द एरो। क्या हमें इसमें कैटलिस्ट चाहिए इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक केमिकल ही होता है, जो हम इस रिएक्शन मिक्सचर में डाल के ये केमिकल फिर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इन्हेंस करता है, रिएक्शन को कैरी ऑन करता है, प्रोसीड करता है, बट ये जो खुद है यूटिलाइज नहीं होता है इस रिएक्शन में, पार्टिसिपेट नहीं करता है खुद।
तो इसी तरह हीट चेंज जो होती है, क्या हमें इसमें हीट देना है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, या इसको वहाँ से ही हीट निकलती है। तो इन चीज़ों को भी हम वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हम एक सिंबल डालते हैं डेल्टा, जिसको हम ट्रायंगल शेप्ड, उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो वहाँ पे हम, या इसी तरह अगर टेम्परेचर देना है या किस प्रेशर रेंज में होता है ये, तो हम वो टेम्परेचर भी लिख सकते हैं या प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन है मोर इन्फॉर्मेटिव बन सकती है। Thus, by writing the symbols of the physical state of substance and condition under which reaction takes place, a chemical equation can be made more informative. यानी ये जो conditions है, condition यही है कि कौन सा कैटलिस्ट हम डालते हैं, टेम्परेचर किस रेंज में होना चाहिए इस रिएक्शन का, प्रेशर क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिनसे हम जिनको हम लिख के इस केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा आज का लेसन है, आप थोड़ा एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ बच्चों, कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है, या बाकी बुक से भी आप निकाल सकते हैं एग्जांपल्स, या पेपर्स जो पिछले सालों के हैं आप उनसे भी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि हाउ वी कैन बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस, हम कैसे इनको बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ज़रूरी है कि आप कम से कम 10-10, 15-15 रिएक्शंस को लिखो, पहले उनको वर्ड फॉर्म में लिखो, फिर इक्वेशन बनाओ, उसके बाद ये हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके उनको बैलेंस करने की कोशिश करो, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यहाँ से भी कल नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम उसमें भी देखेंगे कि बहुत सारी रिएक्शंस को हम लेंगे और उन रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।